तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो है ATS 8 पे पहुंच चुके हैं। आज ATS 8 का क्या हमारा पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं और आई होप आप लोग के एग्जाम काफ़ी अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि अब हम लोग लास्ट फिनिशिंग की ओर चल चुके हैं। तो इसमें आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा सेक्शन रहेगा ग्लूकोज व्हेन हीटेड विथ मिथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को किसके साथ हीट कर रहे हैं हम? मिथाइल अल्कोहल के साथ हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस टू गिव्स अल्फा एंड अल्फा बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड बिकॉज इट कंटेन। मतलब कह रहा है कि ग्लूकोज को जब क्या हमारा 1 मोल मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया जा रहा है तो ये क्या दे रहा है? अल्फा बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड बिकॉज इट कंटेन। इससे क्या पता चल रहा है? क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या इसमें CH2OH ग्रुप है, या 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, या रिंग स्ट्रक्चर है। पहली बात, जब भी क्या हमारा आपको पता है ग्लूकोज के 2 फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, एक तो ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर और दूसरा क्या रिंग फॉर्म होता है। रिंग फॉर्म जो होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है, और जब यही ग्लूकोज की 5 नंबर हाइड्रोक्सी ग्रुप पे जब रिएक्शन होता है तो रिंग में कन्वर्ट होता है। रिंग में जाने के बाद ये 6 मेंबर रिंग बनाता है जिसमें 2 स्ट्रक्चर बनता है, क्या हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी 1 मोल अल्कोहल की रिएक्शन जब भी एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो उससे बनता है क्या हमारा हीमीएसिटल। क्या बनेगा? हमारा हीमीएसिटल। लेकिन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बहुत दिनों तक ये पता नहीं चला ग्लूकोज आखिर ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर है कि रिंग फॉर्म। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर रिएक्शन क्या था ग्लूकोज के ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर के सपोर्ट में था। जैसे HI की रिएक्शन हम ग्लूकोज के साथ करें तो नॉर्मल एक्शन बन जाता है। बहुत सारे रिएक्शन ग्लूकोज के रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर के सपोर्ट में था। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो था जब ग्लूकोज को 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ड्राई HCl के साथ जब रिएक्शन किया गया ना तो इससे डायरेक्ट क्या हमारा एसिटल बना। तो कभी भी 1 मोल मिथाइल अल्कोहल से बनना चाहिए था हीमीएसिटल, और इसमें बन क्या गया हमारा डायरेक्ट एसिटल। तो इससे ये कंफर्म होगा ग्लूकोज ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बल्कि क्या हमारा रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है। तभी क्या हमारा 1 मोल मिथाइल अल्कोहल से क्या हमारा ये क्या हमारा एसिटल का फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब ग्लूकोज पहले से क्या था? हीमीएसिटल। क्योंकि 1 मोल के साथ अगर कहीं भी रिएक्शन करेंगे तो पहले बनना चाहिए हीमीएसिटल, लेकिन ग्लूकोज में 1 मोल के साथ हीमीएसिटल नहीं बना बल्कि क्या बन गया? एसिटल। तो इससे कंफर्म हो रहा है ग्लूकोज पहले से क्या हमारा रिंग फॉर हीमीएसिटल के फॉर्म है, तभी 1 मोल से क्या बना हमारा ये एसिटल का फॉर्मेशन किया है। यानी ग्लूकोज क्या हमारे यहाँ पे एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है। अब जरा ये देखो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ग्लूकोज एल्डिहाइड को 1 मोल अल्कोहल के साथ अगर जब भी हम रिएक्शन कराएंगे ये ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो ऑलवेज 1 मोल जो है ये बनाता हीमी एसिटल। क्या बनाता हमारा? हीमी एसिटल। ये इस पे चले गया, इस पे लगाया, तो यानी और यहाँ पे क्या देखिए ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और क्या हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है। तो ये क्या बना हमारा? हीमी एसिटल। कितने मोल में बना ये? 1 मोल में। अब बोला कि नहीं, जब ग्लूकोज को 1 मोल के साथ कर रहे हैं तो क्या हमारा ये डायरेक्ट बनाता है क्या हमारा एसिटल। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि पहले से स्ट्रक्चर, क्योंकि हीमीएसिटल जो होता है अनस्टेबल होता है, दूसरे मोल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब ये एसिटल में बदलेगा। लेकिन ग्लूकोज क्या है कि डायरेक्ट 1 मोल के साथ क्या बना दिया? हीमी एसिटल। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ग्लूकोज पहले से किस फॉर्म में? ये रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, तभी ये हीमीएसिटल बनाया है, एसिटल बनाया है। ये देखो, ये आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जब 1 मोल मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया गया ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बना दिया? ये बनाया अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ग्लूकोज पहले से कौन सा स्ट्रक्चर था? रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर था, तभी तो ये क्या हमारा क्या बनाया है? एसिटल लिंकेज बनाया है। अगर पहले से ये हीमीएसिटल के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, तो 1 मोल में डायरेक्ट ये क्या हमारा हीमीएसिटल, पहले से अगर ये हीमीएसिटल नहीं होता तो 1 मोल में डायरेक्ट एसिटल नहीं बनता। तो एसिटल हम लोग किसको बोलते हैं? जब एक ही कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप लगा हुआ हो, एक ही कार्बन पे क्या लगा हुआ हो? 2 ईथर लगा हुआ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं?
एसीटल बोलते हैं। तो ग्लूकोज का दो फॉर्म होता है, अल्फा डी, दूसरा क्या हमारा बीटा डी। तो यही तो अभी इसका ये अल्फा फॉर्म, अब बीटा डी ग्लूकोज क्या हो जाएगा, तो ये क्या बोल गया, अल्फा डी प्लस क्या हमारा मिथाइल ग्लाइकोसाइड, अल्फा डी प्लस मिथाइल क्या हमारा ग्लाइकोसाइड्स। तो इससे ये पता चला कि ग्लूकोज पहले से किस फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है। एक रिंग फॉर्म कौन सा हो जाएगा, ये देखो क्या हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये क्या हमारा बाद बाकी इधर तो रिपीट कर जाएगा सेम, और ये क्या आ जाएगा हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो दो ग्लाइकोसाइड बना रहा है, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि ग्लूकोज पहले से किस फॉर्म में है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर ग्लूकोज, इधर देखना, अगर ग्लूकोज ये ओपन फॉर्म होता है तो इसमें क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप होता था अगर एक मोल के साथ करते तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बनाता हमारा हीमिएसिटल बनाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन रहा है हमारा एसिटल बन रहा है, यही क्या बना हमारा एसिटल बना है। तो इससे कंफर्म हो गई ग्लूकोज कैसा स्ट्रक्चर हमारा एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यानी यही क्वेश्चन था कि एक मोल मिथाइल अल्कोहल के साथ जब अल्फा बीटा और मिथाइल ग्लाइकोसाइड दे रहा है तो इससे कंफर्म हो रहा है कि ग्लूकोज रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में था ग्लूकोज के रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में। दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ए एंड बी इन फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हमारा आपको दिया हुआ है पीएच, मतलब क्या हो गया फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस पे ये क्या हमारा मिथाइल, इस पे ब्रोमिनेशन किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, NBS की प्रेजेंस में, इसके ये क्या हमारा Br2 NBS दे दिया, तो इसका मतलब क्या हमारा ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सक्सेनामाइड, ठीक है। ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ NBS है ना, NBS का मतलब हो गया कि यहाँ पे ब्रोमीन का यूज किया गया है, ठीक है। अब देखो ब्रोमिनेशन जब भी NBS की प्रेजेंस में होता है तो ये हमेशा क्या होता है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन पे होता है। किस पोजिशन पे होगा ये, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब याद देखो ये क्या हमारा NBS जो कराता है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है। NBS में कौन मैकेनिज्म लगेगा हमारा, फ्री रेडिकल। तो अब ये देखो ये कौन पोजीशन है आपका, बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन है। और ये कौन सा पोजीशन है, ये अल्फा, ये भी क्या अल्फा, और ये है आपका एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। तो अब ये कह रहा है कि नहीं इसमें NBS की प्रेजेंस में क्या हमारा ब्रोमिनेशन किया जा रहा है, तो ब्रोमीन कहाँ पर लगेगा, एक तो एलाइलिक पोजीशन दूसरा बेंजाइलिक। अब देखो इस पे अगर ब्रोमीन लगेगा तो ये रेडिकल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाएगा कंजुगेट सिस्टम में होगा, इसीलिए दोनों जगह रिएक्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जब रेडिकल बनेगा तो इस रेडिकल की क्या होगा हमारा जो स्टेबिलिटी हो, ये क्या होगा मोर स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ क्या हमारा कंजुगेट है। अब जो है NBS की प्रेजेंस में जब भी ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये ब्रोमीन रेडिकल कहाँ पे, इस पे अटैक करेगा, और इस पे जब अटैक किया तो ये क्या हमारा इसी को शॉर्ट फॉर्म लिख दिए PHCH3, इस पे क्या लगा है Br है ना, CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये क्या बन गया हमारा, ये तो बना A, ये क्या बन गया हमारा A। अब A को क्या किया गया हमारा KOH अल्कोहलिक के साथ, KOH अल्कोहलिक के साथ इसको हीट किया गया है, ठीक है। तो आप जरा देखो अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो ये क्या अब एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे क्या दे दिया हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन दे दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दे दिया। अब देखो यहाँ से पे क्या इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यानी ये क्या हमारा PHCH2 डबल बॉन्ड, ये क्या CH डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट दे देगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर बेंजीन रिंग लग गया तो ये कंजुगेट सिस्टम में चले गया। तो ये सेट रूल के अकॉर्डिंग क्या हमारा प्रोडक्ट में E2 नहीं यहाँ पे सॉरी E1 मैकेनिज्म करेंगे, E1 है ना। तो ये क्या बन गया अल्कीन, ये किस रूल के अकॉर्डिंग बन गया, सेट रूल के। अब जरा देखो ऑप्शन ऐसा कौन सा मिल रहा है आपको, ये क्या हमारा पहले वाले बी में देखो ये यहाँ पे क्या लगाया Br किस पोजीशन पे लगाया है, ये आपका बेंजाइलिक पोजीशन पे लगाया है, और नंबर 2 में क्या इसको हीट किए तो क्या हमारा अल्कीन बना देगा। तो ये क्या हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेबलाइज डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, कौन सा रिएक्शन है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को डिफरेंशिएट करेगा। इधर देखो, टॉलेंस रिएजेंट अगर ग्लूकोज पे डालेंगे तो ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, टॉलेंस के थ्रू रिड्यूस हो जाएगा। फ्रुक्टोज भी क्या हमारा, जितने भी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड सभी क्या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट फेलिंग टॉलेंस के साथ रिएक्शन देता है, एक्सेप्ट सुक्रोज को छोड़ के, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करेंगे तो ग्लूकोज में भी फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करेंगे तो यहाँ भी क्या हमारा ओसाजोन बना देगा और फ्रुक्टोज भी क्या कर देगा, ओसाजोन बना देगा। दोनों से रिएक्शन क्या होगा, सेम। तीसरा, HI के साथ अगर ग्लूकोज को रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हमारा नॉर्मल हेक्सेन बनाएगा और फ्रुक्टोज को भी करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन। लेकिन कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्या हमारा अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। अगर ग्लूकोज को कंसंट्रेट आप क्या हमारा HNO3 के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो ये क्या बना देगा, हमारा ग्लूकोनिक एसिड बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। अगर इस पे हम कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करा दें तो ये क्या बना देगा, हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। ग्लूकोनिक नहीं, सॉरी, सैक्रिक एसिड। कौन सा एसिड हमारा, ये बना देगा सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड। अब देखो, अगर फ्रुक्टोज को ऑक्सीडेशन करेंगे तो फ्रुक्टोज से क्या हमारा अलग प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन के थ्रू क्या हमारा दोनों की प्रोडक्ट क्या हमारा अलग अलग बनेगा। ये क्या हमारा फ्रुक्टोज है। अब फ्रुक्टोज को कंसंट्रेट HNO3 के साथ करेंगे तो 3 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाएगा। ये कितने ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना देगा, हमारा 3 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 है ना। अब ये देखना, ये कंसंट्रेट HNO3 अगर इस पे डाले तो 3, एक तो बना देगा क्या हमारा, ये यहां से ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या बना देगा, हमारा ग्लूकोनिक एसिड। पता है कि टार्टेरिक एसिड जो होता है कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन। इधर देखो, ये क्या हमारा, अगर यहां से तोड़े तो ये ऑक्सीडाइज हुआ एसिड है, ये ऑक्सीडाइज हुआ क्या हमारा एसिड है। प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। एक तो CO ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ, नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये क्या हमारा बदल गया किसमें, टार्टेरिक एसिड में, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अगर हम इसको यहां से तोड़ दें, ठीक है, तो ये बना देगा क्या हमारा ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड। ये देखो, तो इसके प्रोडक्ट क्या बने, हमारा अलग अलग बना, ठीक है। यानी कंसंट्रेट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करने पे ग्लूकोज से को अगर कर रहे हैं तो इससे क्या बना, सैक्रिक एसिड। इसमें क्या हमारा अलग अलग, एक तो क्या बन गया हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दूसरा टार्टेरिक एसिड, तो उसका 2 3 4 ट्राइहाइड्रोक्सी क्या हमारा पेंटेनोइक एसिड। तो इसमें क्या तीन प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि ग्लूकोज के ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, एक। तो ये कौन सा चले जाएगा, आंसर हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन की तरफ। Which of the following undergoes oxidation reaction with MnO2? MnO2 का जो ऑक्सीडेशन होता है, MnO2 ऑक्सीडेशन करता है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे। ये ऑक्सीडाइज कहाँ पे करता है, हमारा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे। MnO2 सिर्फ कहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को, प्राइमरी चाहे सेकेंडरी अल्कोहल को, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। 3D अल्कोहल को नहीं ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब ये देखो, इसमें कौन सा, ये 3 हेक्सिनॉल, ये क्या 2 हेक्सिनॉल। जरा स्ट्रक्चर आप लिख के देखो, अगर इसके हम क्या लिखे 2 हेक्सिनॉल, ये 1 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 पे डबल बॉन्ड, 1 पे क्या हमारा अल्कोहल। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, इसका एलाइलिक पोजीशन हो गया। ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये देखो, ये OH कहाँ पे हमारा एलाइलिक पोजीशन पे है, तो ये क्या हमारा एलाइलिक अल्कोहल है। तो सिर्फ ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा, एलाइलिक या क्या हमारा बेंजाइलिक। अब इसमें देखो, ये क्या 3 पे डबल बॉन्ड, 1 पे अल्कोहल, तो ये क्या हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हमारा पोजीशन एलाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। साइक्लोहेक्सिन 2
साइक्लोहेक्सिन 3-in-1-ऑल, है ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा, इस पे अगर हम MnO2 डालेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये बदल देगा किसको, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आपका क्या 2-हेक्सिन-1-ऑल इसका क्या हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें साइक्लोहेक्सिन 3-साइक्लोहेक्सिन-1-ऑल है, तो ये एलाइलिक पोजीशन नहीं। अगर इस पे हम अल्कोहल लगा दे तो ये कितने पे गया, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन होता है, तो इसीलिए क्या हमारा ये सब नहीं होगा, क्या हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, कंपाउंड ए का रिडक्शन किया गया है, ठीक है, इससे बी बना, बी पे HNO2 डाले, क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। तो आपको पूछ रहा है इसमें कि कंपाउंड ए इसमें क्या है, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ ये बात तो पता चल रहा है कि यहाँ रिडक्शन क्या, इस सारे क्या हमारा नाइट्रो कंपाउंड दिया हुआ है, अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो इससे क्या हमारा मिथाइल एमीन बनेगा। यहाँ अल्कोहल कितने का बन रहा है, 2 का, तो ये भी नहीं हो सकता है। आइसोनाइड की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन, ये भी खत्म है। ये क्या, मिथाइल साइनाइड की रिडक्शन करेंगे तो इससे क्या हमारा इथाइल एमीन बन जाएगा। और यहाँ पे ये देखो क्या हमारा इथाइल साइनाइड है, इसका रिडक्शन करेंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल एमीन बनेगा, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। तो यहाँ पे अल्कोहल कितना, 2 कार्बन का, तो हमको साइनाइड कितने कार्बन का लेना पड़ेगा, 2 का, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हमारा, यानी एक कंपाउंड तो हमको पता चल गया, ये क्या हमारा मिथाइल साइनाइड है। इस पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दे हम, जैसे डाल दिए क्या हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिए तो ये क्या बन गया हमारा NH2, ये क्या बन गया हमारा आपका इथाइल एमीन, मतलब प्राइमरी एमीन बन गया, इथाइल एमीन बन गया। और इथाइल एमीन पे अगर HNO2 डालेंगे तो इसका जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एलिफेटिक कंपाउंड की डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जो है ये क्या बना देगा हमारा, इथाइल अल्कोहल बना देगा। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन मेरा बनने वाला वो क्या हमारा 4th चले गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द लाइसोजेनियस टेस्ट ऑफ द अननोन कंपाउंड, ठीक है। पहली बात तो लाइसोजेनियस टेस्ट किसके लिए हम करते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए करते हैं, सल्फर के लिए करते हैं, हाइड्रोजन के लिए करते हैं, और क्या हमारा एक फॉस्फोरस के लिए करते हैं, ठीक है। इन सभी कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, लाइसोजेनियस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा फेरिक फेरोसाइनाइड जो है ये क्या हमारा नाइट्रोजन के लिए हम करते हैं, नाइट्रोजन के साथ बनता है। फेरिक थायोसाइनेट भी क्या हमारा इसी में ये बदल जाता है, क्या हमारा फेरिक थायोसाइनेट में, तो ये भी क्या हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड में आता है। सिल्वर क्लोराइड ये क्या हमारा आपका जब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं NaCl बनाते हैं, NaCl का सोडियम फ्यूजन बनेगा और इस पे क्या करेंगे सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो ये क्या हमारा AgCl का क्या हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। लेकिन फेरिक साइनाइड जो है क्या हमारा ये नहीं बनता, इसीलिए क्या हमारा 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रोडक्ट व्हेन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हमारा C4H6Br Cl ट्रीटेड विथ मेटलिक सोडियम इन ईथर, ठीक है। देखो ये क्या हमारा कह रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया हुआ C4H6 क्या हमारा C4H6Br Cl है। इसको मेटलिक सोडियम के साथ रिएक्शन किया जा रहा है ईथर की प्रेजेंस में, गिवन दैट हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अपोजिट कॉर्नर ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। मतलब ये जो इसका तो आप DU भी पता कर सकते हो, अगर इसके हम DU निकाल दें पहली बात इस कंपाउंड का, तो DU कितना ये कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया 10, तो 10 माइनस 6 1 7 1 8, जितना हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन में जोड़ दिए तो कितना हो गया 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हमारा 2/2, तो DU कितना आ गया 1, 1 का मतलब क्या हो गया रिंग, यानी ये 4 कार्बन का क्या हमारा रिंग है। ऐसे क्वेश्चन में हिंट किए हुए हैं कि ये कंपाउंड कैसा हमारा, ये गिवन कंपाउंड प्रेजेंट इन अपोजिट कॉर्नर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है ना। हाइड्रोजन जो है ये क्या हमारा अपोजिट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये लिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो अपोजिट कॉर्नर पे एक पे क्या लगा दिए Br, एक पे क्या लगा दिए Cl, और किसके प्रेजेंस पर रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम
और ड्राई ईथर, यानी ये क्या हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर ओर्ज रिएक्शन है। ओर्ज रिएक्शन है तो इंट्रामॉलिक्यूलर ओर्ज रिएक्शन में दो कार्बो हैलोजन के बीच में क्या सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ से अगर आप देखो तो इससे क्या हमारा ये Na+C- ये क्या हमारा Cl, ये क्या हमारा इसको इसके साथ जोड़ दिए तो ये क्या हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब क्या पूछ रहा है कि जो व्हाट विल द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन द प्रोडक्ट व्हेन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फर्स्ट C4H6Br ट्रीटेड विथ मेटलिक सोडियम इन ईथर। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है। अगर ये कंपाउंड क्या बोल रहा है कि अगर मेटलिक सोडियम के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। तब देखो डिग्री ऑफ, इसमें कितने रिंग है, 2 रिंग है, एक 2 बाईसाइक्लो कंपाउंड के इसमें कितने रिंग है, 2, तो 2 रिंग है तो इसका वाला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी क्या हमारा इसका फर्स्ट चलेगी ऑप्शन। ठीक है, जितना रिंग होगा उतना क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस क्या करते हैं, रिंग काउंट करते हैं। तो इसमें 2 रिंग है इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 2, इसका ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट लेवल assertion and other level region region are assertion A conjugate acid of 3 degree amine, यहाँ assertion ये दे रहा है conjugate acid of 3 degree amine is less stable conjugate acid of 3 degree amine is less stable in compared to 2 degree एमीन। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर 3 डिग्री एमीन की बात करें तो 3 डिग्री एमीन जो है ये क्या हमारा लेस बेसिक होता है किससे, 2 डिग्री एमीन से। 2 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमीन क्या होता है हमारा लेस बेसिक होता है। ये क्या 2 डिग्री एमीन ये क्या हो गया मोर बेसिक है और ये क्या हमारा लेस बेसिक है। अब देखो जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसका 2 डिग्री एमीन की कंजुगेट एसिड क्या होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और 3 डिग्री का कंजुगेट क्या हमारा जो होगा वो एसिड वो क्या हमारा वीक। जब इसके प्रोटीनेशन करवा देंगे तो ये बना देगा, ये कंजुगेट एसिड बनाया और ये कंजुगेट एसिड जो है क्या हमारा लेस स्टेबल होगा और इसका जो कंजुगेट एसिड होगा H+ यानी क्या हमारा R। जो बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कंजुगेट एसिड, हर एक बेस प्रोटॉन गेन करने के बाद किसमें बदल जाता है एसिड में, और कंजुगेट एसिड की कैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है उतनी ज़्यादा। तो ये क्या बोल रहा है कि कंजुगेट एसिड ऑफ 3 डिग्री लेस स्टेबल, बिल्कुल सही है, लेस स्टेबल है इन कंपेरिजन टू क्या हमारा 2 डिग्री एमीन। अब रीजन क्या बोल रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो ये सही है, बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये तो नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड बोथ ए एंड assertion region are true but region is not correct explanation of A। तो ये बिल्कुल क्या हमारा सही है, यानी assertion region दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, इसीलिए क्या हमारा सेकंड होगा। अब क्या हमारा कंपाउंड अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट रेडली गिव्स। ठीक है, कंपाउंड अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट रेडली इज, किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली हो जाएगा। देखो इन सब में क्या है, रेजोनेंस के साथ क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन जा रहा है तो लेस रिएक्टिव होगा। इसमें भी रेजोनेंस के साथ पार्शियल डबल तो क्या होगा लेस स्टेबल हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन क्या हमारा ये -R के चलते होगा, लेकिन क्या हमारा एलिफेटिक से ऑलवेज क्या होगा लेस। ये तो बेंजाइल हैलाइड है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस समय रेजोनेंस के थ्रू क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसीलिए बेंजाइल हैलाइड की जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सभी में क्या होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके बीच ये बॉन्ड बहुत आसानी से क्या हो जाएगा इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये क्या हमारा बेंजाइल कार्बो कैटायन बना देगा। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये बेंजाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो गया सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है,
उसके बाद है फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हमारा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो ये देखो, ये क्या हमारा 2 इपॉक्सी क्या हमारा इथेनॉल है, 2 इपॉक्सी क्या हमारा इथेनॉल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन कौन सा है यहाँ पे, SN2। इपॉक्सी ईथर में जब भी ग्रेनाड जेंट की रिएक्शन होता है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस हिंडर कार्बन पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, हमारा हमेशा लेस हिंडर कार्बन पे अटैक करेगा। तो इधर देखो, इधर से CH2 है, इधर से H और मिथाइल है, तो ये वाला कार्बन क्या हमारा मोर हिंडर है, ये क्या हमारा मोर हिंडर है, और ये क्या हमारा लेस हिंडर है, लेस हिंडर है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, लेस हिंडर कार्बन पे। ये पे आप देखो, ये कितना 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एंगल ऑफ स्ट्रेन होगा। एंगल ऑफ स्ट्रेन के चलते ये एंगल ऑफ स्ट्रेन को क्या हमारा मिनिमाइज करना, यानी ये रिंग टूटेगा तो इधर से देखो, इधर ये क्या हमारा ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इस पे क्या है डेल्टा नेगेटिव, से डेल्टा पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा लेस हिंडर कार्बन पे से अटैक कर दिया, और Mg जो है ये क्या हमारे इसके साथ लग गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया CH3 CHO MgBr, और ये क्या हमारा CH2 CH3। अब इसकी क्या कर जा रहा है, हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये क्या हमारा H+ पे अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा हमारा CH3OH CH2 CH3। तो ये प्रोडक्ट क्या बना दिया हमारा 2-ब्यूटेनॉल। ये प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा 2-ब्यूटेनॉल। तो इसका सही आंसर देखो कौन सा किस में आ रहा है, 2-ब्यूटेनॉल, ये क्या हमारा 3rd, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या ऑर्गेनिक का जो है क्या हमारा कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है देखेंगे पहले, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ये शुरुआत में इस बार। तो सबसे पहले 41 में क्या दिया है क्वेश्चन समझिए। इन XeF2 जेनन के 3 कंपाउंड दिए हैं, जेनन और फ्लोरीन के XeF2, XeF4 एंड XeF6। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन जेनन रिस्पेक्टिवली इज। जेनन पे हमें जो है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखिए जेनन का पहले का XeF2 का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बनाते हैं, लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अब इसके पास बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इसके पास बचे रहेंगे कितने, 3। लोन पेयर कितने होंगे, 1 2 3। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है XeF4। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर ऐसे ना भी बनाओ, सिंपल देखिए ऐसे आपको बताते हैं। 8 हैं तो 4 आपने बॉन्ड बना दीजिए, 4 आपने बॉन्ड बना दिए, 4 F सिंगल बॉन्ड से बना दिए, 1 लोन पेयर, और यहाँ पे कितने 2 लोन पेयर बचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है XeF6। बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 आपने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए, क्या लगा दी, 6 फ्लोरीन, और 1 आपके पास लोन पेयर बचा रहेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले में 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। तो आंसर तीसरा जो है वो सही है आपका, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 3 कंपाउंड आपको दिए हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आपको पाई बॉन्ड पूछा है इन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये पूछा है। A B C D आपको तीन जो है सल्फेट के ऑक्सी एसिड्स दिए गए हैं। तो A की बात कर लेते हैं पहले A में। तो A में क्या है बच्चों, देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है इसका, और इसके पास 1 लोन पेयर है। कितना, 1 लोन पेयर। तो पाई बॉन्ड यहाँ कितना आ जाएगा, 1। ये वाला इसमें 1 पाई और 1 सिग्मा। फिर उसके बाद B में आ जाते हैं। B का स्ट्रक्चर 2 सल्फर आ गए, तो दोनों सल्फर एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ेंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने हैं, 5। OH 2 रहेंगे, 1 2 3 4, और एक यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पे 1 लोन पेयर खाली रहेगा। ये स्ट्रक्चर आ गया। C की बात कर लेते हैं। सल्फर
2 और दोनों बेटा एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ेंगे, ये आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड 1, इसमें पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा। देखिए सभी लोग ध्यान से, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3। इसमें बात करते हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो टोटल पाई बॉन्ड हो जाएंगे 4। टोटल पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 4। तो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड है सी में, फिर बी में और उसके बाद फिर ए में, तो सेकेंड जो है वो सही आंसर है अपना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो जैसे पैरामैग्नेटिक की बात आती, कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसका क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन अपना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, और पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिज्म उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने। देखिए बहुत ध्यान से करिए इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कई बार बच्चे थोड़ी गलती कर जाते हैं। क्या है, CFT में फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कई जगह वीक फील्ड लिगेंड का नेचर भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक। तो अब क्या होता है, कार्बन डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम है और ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो ऐसे लिगेंड जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ध्यान रखिए सभी लोग। ठीक है, तो अब क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर में सिखाया जाता है। तो अगर हम लिगेंड्स की बात करें, पेयरिंग कहाँ कहाँ होगी इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करवाता हूँ। देखिए ये बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, केवल मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इधर से आ जाइए, CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले पॉइंट आउट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वाला भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, इधर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है इतना। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला अगर यहीं पे देखें, हम सॉल्व करते हैं तो फ्लोरीन पे चार्ज कितना आएगा, सब लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे। x - 6 = -3, तो +3 आ जाएगा, इसमें +3 आएगा। अब देखिए 1-2 मैं सिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब 3 चार्ज आया तो क्या होगा, अब यहाँ से सबसे पहले ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आगे लिखूँ तो यहाँ से बचेगा 3d5 और 4s0। ये बात क्लियर है सभी को। अब चूंकि हमने देखा यार यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें अभी हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। अमोनिया क्या है, NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। अब जब पेयरिंग होगी तो D में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 और 1, तो यानी N बराबर कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन। N = कितना बचा, 1। बहुत ध्यान से, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की। अब इसमें क्या है, कोबाल्ट जो है ये भी कितना रहेगा, +3, और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 3d7 4s2। अब हम लोग यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6। देखो ध्यान से, तो ये हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 6। अब फिर से यहाँ पे भी NH3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D6 है तो पेयरिंग तो होगी, और D6 में बेटा पेयरिंग अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में इस तरीके से 6 रहेंगे, तो N बराबर कितना हो गया, 0। यानी पैरामैग्नेटिज्म जो है फर्स्ट वाले का कह रहा है ज़्यादा है सेकेंड वाले का, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्लियर है सभी को। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड में फिर से आयरन आ गया और इस पर चार्ज इस बार +2 है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो Fe जो है वो है +2, Fe किस में है, +2 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d6 होगा, कितना होगा, 3d6, और वाटर है वीक फील्ड लिगेंड, तो बस इसको देख लीजिए, S में 0 हो चुके हैं, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन 6, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6, और N बराबर यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें 4। N = कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए।
आगे देख लीजिए, इसमें Zn है, क्या है Zn, और Zn का भी यहाँ पे +2 आएगा। Zn का आएगा कितना, +2 आएगा, और Zn का +2 आ गया तो सबसे पहले +2 यानी क्या कितना रहेगा 3d10 4s 0 हो जाएगा। 4s क्या हो जाएगा 0। अब 3d10 है, सभी को पता है d10 यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 आ गए तो सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 0। दूसरा वाला भी क्या हो गया सही, सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया सही, यानी फर्स्ट वाले में पैरामैग्नेटिक नेचर ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। अब आगे देखते हैं तीसरा, थर्ड वाले को चेक करते हैं। अब थर्ड वाले के लिए क्या है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। 2 सही आ गए। अच्छा एक चीज़ और है, अभी ऑप्शन चेक करते हैं, अभी ऑप्शन चेक करते हैं तो क्या करा A एंड B, पहला क्या है A एंड B, A एंड B पहले में, इसमें B नहीं है तो ये नहीं हो सकता। फिर इसको ध्यान से देखिए सभी लोग, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें B है ही नहीं, तो भाई B है, यहाँ पे गलत हो गया। इसमें क्या है AB है C भी, इसको चेक करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। यानी अभी बस हमको C चेक कर लें तो काम हो जाएगा, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रोसेस तो बता ही चुके हैं। C वाले को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें ABC तीनों दिए हैं। अब C में देखिए फिर से कॉपर की बात कर लेते हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। 3d10 ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, ऑक्सीडेशन +1 है, और ऑक्सीडेशन +1 है तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d10 वाले नहीं निकलेंगे। n बराबर कितना आ गया 0, n बराबर कितना आ गया 0। अगर आप समझोगे तो बस ये गलत है पूरी तरीके से। रीजन क्या, n बराबर 0 तो इसमें 0 आएगा तो बराबर आएगा, फिर ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों क्रोमियम, इसमें क्या है क्रोमियम। अब क्रोमियम पे देख लीजिए ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट C2O4 -2 होता है, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। ये बहुत छोटी बात है, सबको आता होगा। इक्वेशन बनाएंगे K+3 और ऑक्सीलेट, एक ऑक्सीलेट पे -2 3 पे, तो कितना जाएगा -6 +3 -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और इसका जो है 3d5 एक्सेप्शनल केस में 4s1 होता है। कितना होता है 4s1। अब +3 आ गया है, तो +3 आया तो सबसे पहले ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो बचेगा 3d2। कितना बचेगा 3d2, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं। इसका मतलब ये वाला जो है वो गलत है, तो A और B सही हैं, यानी फर्स्ट आंसर आपका सही हो गया। आगे आपको D और E चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, बाकी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी 100% आंसर A और B सही आ चुका है। आप क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44। क्या दिया गया पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से क्या है, कुछ करेक्ट और कुछ अनकरेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको इनकरेक्ट पहचानना है। कौन सा पहचानना है, गलत वाला। और ऐसे क्वेश्चन जब भी बच्चों आए तो आप उनको बहुत अच्छे से पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, यानी कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो PCl5 के बारे में पहले तो समझ लीजिए। PCl5 की ज्योमेट्री से संबंधित बात है। इसमें बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं 5, और हाइब्रिडाइजेशन इसका जो है होता है कितना sp3d होता है, ठीक है। और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका देखिए फटाफट सभी लोग, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और एक्सियल वालों को थोड़ा सा इससे हम बना लेते हैं। ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये सब जो है एक प्लेन में होते हैं। ये तीनों Cl किस में होते हैं, प्लेन में। और प्लेन में जो Cl होते हैं इनको बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। और इन वाले को हम बोलते हैं एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सियल। इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल, ठीक है। अब समझते हैं इससे रिलेटेड जो बात है। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देखें क्या क्या सही है। द 3 इक्विटोरियल बॉन्ड PCl5 जो है लाइन है प्लेन। तो पहली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है एक प्लेन में लाई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अभी गलत हमको पहचानना है, तो कह रहा PCl5 हैव 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्विटोरियल। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 3 लोन पेयर बचे रहते हैं, और 3 इसके। तो जनरली क्या होता है, ये वाले तीनों जो प्लेन वाले Cl हैं, इस वाले Cl पे क्या करते हैं, रिपल्सन लगाते हैं और इस बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ध्यान से समझिए, PCl जो बॉन्ड लेंथ है कौन सी वाली, ये वाली जो एक्सियल बॉन्ड है बेटा, एक्सियल बॉन्ड
बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होती है किससे, PCl जो इक्विटोरियल है उससे ज़्यादा होते हैं। तो अब स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी इसकी, कम आ जाएगी। स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, कम। यानी ये वाली बात तो हो गई अपनी गलत, ये वाली बात क्या हो गई, गलत। आगे समझते हैं। अब आगे आपको चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि गलत आप 100% समझ चुके हैं। देखते हैं बाकी। ज्योमेट्री ऑफ PCl नॉट स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर प्लेन पिरामिडल नहीं होती है, ये वाला सही है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, सही है। अब कह रहा था ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस, द ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस आर अज्यूम टू बी अंडरगो sp3d की बात करा हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है, निकाल चुके पहले ही। तो ये जो है दूसरा वाला गलत, बाकी सही है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिजिकल का आ गया। तो क्या दिया है इसमें, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको उलझाने की कोशिश की गई इस क्वेश्चन में, बिल्कुल उलझना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एपेटाइट इज अ मिनरल्स दैट इज फाउंड इन द टूथ नेमल, इसमें पाया जाता है व्हेन फ्लोराइड, कह रहा है कि व्हेन फ्लोराइड टूथपेस्ट आर यूज्ड दिस मिनरल इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरो एपेटाइट विच इज मोर रेजिस्टेंट टू द टूथ। देखिए कह रहा है कि जब इसका जो है फ्लोराइड टूथपेस्ट आर प्लेस्ड यूज किया जाता है तो ये क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरो एपेटाइट, जो कि जो टूथ का जो डिके होता है उसको रोकने में बड़ा हेल्पफुल होता है। द फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट इज, इसका फॉर्मूला ये दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ कंपाउंड कंटेन 18.45% बाई वेट ऑफ फास्फोरस, एटॉमिक वेट वगैरह आपको दिए गए हैं। बहुत ध्यान से करिए, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है और जेई में बच्चे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं, तो इसलिए जेई वाले ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो चले देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल बात है, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाउंड में बेटा किसका दिया है, फास्फोरस का, तो परसेंटेज किसका, फास्फोरस का। तो यहाँ पे लिखते हैं फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 इंटू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कितने दिए हैं, x दिए हैं, कितने दिए हैं, x दिए हैं। तो अब यहाँ लिख देंगे x अपान, अब उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ, मोलर मास किसका, जो कंपाउंड है CA5 PO4 का होल x इंटू एफ, और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 18.45 इक्वल टू 31x इंटू 100 अपान कितना रहेगा। अब यहाँ पे दिया है Ca कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक वेट 40, कितना होता है एटॉमिक वेट होता है 40। तो अब बच्चों क्या रहेगा 40 इंटू 5 प्लस का, ठीक है। PO4 का होता है 95, कितना होता है 95x, और प्लस का कितना होता है 19, ठीक है। अब उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 458 इक्वल टू ये हो जाएगा 3100, और यहाँ पे आ जाएगा ये 200 प्लस का, ठीक है। और 200 और 19 जोड़ी दो डायरेक्टली, तो क्या कितना हो जाएगा देखिए, और ये हो जाएगा ये कितना 219 और प्लस का 95x। अब यहाँ पे सिंगल जो है वेरिएबल का इक्वेशन आ गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। एक्चुअली में वैल्यू 2.99 के करीब आती है, तो आप समझिए यहाँ पे सिंपली तो दिया गया 1 2 3 4। अब 2.99 को क्या करेंगे, ये टिक करेंगे, 2.98 आ जाता तब भी आप पुट करते क्योंकि राउंड ऑफ करके वैल्यू यहाँ पे यूज करी गई। समझ गए सभी लोग, आगे बढ़े। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्या दे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन Zn प्लस कंसंट्रेशन NaOH इक्वल टू T प्लस H2, ये दिया गया है। जिंक, पहली रिएक्शन तो ये दे दी गई है। उसके बाद यह जिंक सल्फेट की रिएक्शन करवा रहे हाइड्रोजन सल्फाइड से प्लस अमोनिया से, Z प्लस Y और प्लस वाटर कंपाउंड बन रहा है। तो कह रहा है चूज द इनकरेक्ट। फिर से देखिए, जब भी ऐसी चीजें आए बच्चों एकदम रिलैक्स होकर समझ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं और यही लगता है अरे सर वो सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। इनकरेक्ट, ठीक, इनकरेक्ट बोल दिया। अब उसके बाद क्या करना, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी होगी। अब देखिए जिंक की जब रिएक्शन करवाते हैं Zn तो क्या बनता है यहाँ पे, ये यहाँ पे बच्चों जो है मेटलर्जी में भी रिएक्शन पढ़ाई जाती है ये, तो यहाँ पे बनता है सोडियम
Na2ZnO2, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है मेटल वगैरह का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो मेटल 1 का मतलब हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है लेयर जमती है, स्लैग जिसको बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला कई बार रहता है। अब उसके बाद जो है पहला आ गया, तो अब इसमें टी के बारे में कुछ पूछा गया है क्या, तो देख लो टी के बारे में अगर पूछा गया हो तो क्या बोल रहा है, तो ये बन रहा है चूज द करेक्ट, जेड इज डायरेक्टली, जेड इज डर्टी, अच्छा जेड ये कलर में बोल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर H2 का, अब देखिए इनकरेक्ट पूछा, H2 का बॉन्ड ऑर्डर, भाई आपको क्या दिक्कत है इसमें, हाइड्रोजन गैस बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, सही बात है, इसके बारे में चेक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn, अच्छा इसमें देखिए अब आ गया, कह रहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन T इज +2, क्या इसमें +2, अरे Zn का हमेशा यार +2 होता है, ठीक है, Zn का हमेशा +2 रहता है, पहले देख लीजिए, ये वाला भी सही हो गया, कोई कंपाउंड की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि Zn का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता, तो 2 निकालोगे यहाँ पे तो 0 आएगा, तो Zn +2 रहता है हमेशा, ठीक, ये भी सही होगा। अब 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 चीज़ें अब Z बनाना पड़ेगा और बाकी चीज़ें अलग से। चलिए अब यहाँ पे देखिए Z, ये रिएक्शन जो है जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड बनता है, क्या बनता है, जिंक सल्फाइड का PP, इनऑर्गेनिक का है, जिंक सल्फाइड का PPT बनता है, और ये इस तरीके से वाई कंपाउंड जो है वो सोडियम अमोनियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अब कहानी समझते हैं, तो Z क्या हो गया, ये हो गया Z, ये क्या हो गया Y। अब इन्होंने बोला क्या है कि द ऑक्सीडेशन वाला हो ही गया, अब उसके बाद कह रहा Y के बारे में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, Y कह रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया, गलत। अब यानी कि एक गलत हो गया तो फिर सिंगल चॉइस है, और वैसे भी Z जो है, Z का मतलब ये वाला जो है, ये बेटा क्या करता है, डर्टी वाइट इन कलर होता है, इसका कलर जो है गंदा जो है कलर थोड़ा सा रहता है, डर्टी वाइट कलर का ये होता है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, तो सही अपना इनकरेक्ट पूछा था, तो आपका जो सही आंसर पुट करेंगे आप लोग वो क्या पुट करेंगे, 4th इज द राइट आंसर फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है IE यहाँ पे दिख रहा है, असर्शन रीजन का है, आयनाइजेशन एनर्जी से संबंधित प्रश्न दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, कह रहा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट आर 1 इज लेवल्ड एज असर्शन, अच्छा सेकेंडरी लेवल है रीजन होगा असर्शन, क्या बोल रहा है, असर्शन है यहाँ से, ठीक है, IE ऑफ एन एटम, इसकी जरूरत नहीं होगी, IE ऑफ एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन IEn-1 वेयर n इज इंटीजर रहेगा ही, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है पहले में सुनिए, इसको ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि देखिए I सक्सेसिव IE, यानी कि अगर कोई एटम है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको बोलोगे IE1, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया प्लस आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाल दिया तो IE2, और यहाँ पे आ जाएगा A। तो ये कह रहा है कि ये मान लीजिए n आपने निकाला, तो यहाँ पे अगर आपने n लिखा तो इससे पहले वाली जो है ये क्या हो जाएगी, अगर ये IEn है, सुनना ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा IEn-1। मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, बहुत ध्यान से समझो। यानी कभी भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात की जाती है तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया जाता है बहुत अच्छे से कि IE जो है 3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, क्योंकि IE जो है आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आ गया। तो अब ये वाली ऊर्जा क्या है, IE2 ज़्यादा है, मतलब IEn क्या है, ज़्यादा है किससे, इससे कह रहा हमेशा ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल ये बात सही है, ये पहला स्टेटमेंट आ गया आपका ट्रू, क्या आ गया, ट्रू आ गया, सत्य आ गया। अब दूसरा देखते, कह रहा कि ऐसा हो क्यों रीजन। अब दूसरे में रीजन में क्या बोल रहा है आपको, कह रहा n/z यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन z रेशियो डिक्रीज, कह रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और z। तो भैया इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, तो n/, लेकिन z हमेशा कांस्टेंट रहता है, z कभी नहीं बदलता। तो सक्सेसिव में जैसे ही जाएंगे n/z जो है वो हमेशा z क्या होता है, कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में ये वाली जो वैल्यू है वो घटती जाती है, ये वाली वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करिए घटती है और ये कांस्टेंट रहती है, तो न्यूमरेटर घटेगा तो ये कांस्टेंट, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। आगे समझते हैं, रेशियो जो है डिक्रीज ऑन द सक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द
ये स्टेटमेंट होगा, तो ये बात भी पूरी तरह से सही है, ये भी क्या है, ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या कहानी बनती है। अब इसके हिसाब से इन्होंने बहुत इजी कर दिया। इसमें कह रहा है कि ये ट्रू, ये फॉल्स, ये गलत हो गया, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये गलत हो गया। अब उसके बाद क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड द करेक्ट, और बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट नॉट करेक्ट। तो अब सबसे पहले एक्सप्लेनेशन भी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव बढ़ती जाती है, ये भी रीजन रहता है। तो इसका रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। समझ गए, जेड इफेक्टिव सब लोगों को पता होगा, तो ये भी कारण इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Some half cell reaction and their respective electrode respective standard potential are given below। नीचे आपको उनके जो है पोटेंशियल दिए गए हैं। तो क्या करें, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। फिर से देखिए इनकरेक्ट आपसे पूछा है, नहीं कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। देखते हैं क्या दिया गया है। MnO4-1 यानी पर मैग्नेट आयन दिया है, उसके बाद एक इसमें Mn+2 में जा रहा है। ठीक है भाई। डाइक्रोमेट आयन दिया है, Cr+3 में जा रहा है। Fe+3 फेरिक जो है फेरस में जा रहा है। Cl2 ये जा रहा है, यानी सारे सभी का रिडक्शन हो रहा है। देख रहे हैं सभी लोग, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, इसका कितना है, +6, ये दिया गया है, और यहाँ +2, यानी सबका रिडक्शन हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, इन सबका हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है तो यानी कि ये सब के सब इधर वाले जो कंपाउंड हैं वो कैसे कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। समझ गए बात को। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। MnO4-1 इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। वैसे होना नहीं चाहिए, आगे चेक कर लेंगे, डेटा दिया गया है। Cr2 डाइक्रोमेट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2, देखना पड़ेगा। MnO4-2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe+2। Cr2O7-2 इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MnO4। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब क्या है, कहानी समझिए। यहाँ पे ये सब के सब आपको दिए गए हैं SRP। क्या दिए गए हैं, SRP। ये सब क्या दिए गए हैं, SRP। और हम सब जानते हैं बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SRP के। किसके होता है, SRP के, क्योंकि जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हमें SRP डेटा दे दे तो बहुत सिंपल है। तो सबसे ज़्यादा SRP देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, 5.1, 1.3, 1 पॉइंट इतना ये। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये क्या दिया है, ये दिया है मैक्सिमम। ये क्या दिया है अपने को, ये बच्चों दिया है मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम, यानी सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे होगा KMnO4। क्या होगा, KMnO4। तो कह रहा है KMnO4 वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Cl2 का कितना दिया, 1.4, गलत हो गया, फर्स्ट वाला नहीं है। या हम पावर पहले निकाल लेते। देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO4-1। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू बेटा कौन सी है, Cl2 की। फिर किसकी है, Cl2 की। उसके बाद फिर क्या है, 1.38। फिर है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2, और उसके बाद फिर आते हैं F+3 में। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला, इसी से कहानी समझ, पहला कलर। फिर कह रहा है कि Cr2O7 इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इतना। तो अब ये वाला सही है, ये वाला क्या है, सही है, ये वीकर है। देखिए ना यहाँ गया है। अब उसके बाद बात करा MnO स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Fe+2, बिल्कुल सही बात है ये भी। फिर करा Cr2 वीकर ऑक्सीडाइजिंग Mn4 वीकर है, तो ये वाला क्या है, वीकर नहीं है, स्ट्रॉन्गर है। हाँ सही तो है, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन, सही बात है, ये वीकर है, ये कम है, ये यहाँ पे आया यहाँ पे। तो फर्स्ट आंसर जो है वो सही है, बाकी के सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4-1 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सिलेट, 1 मोल ऑफ ऑक्सिलेट फेरस ऑक्सिलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। हमसे क्या पूछ रहा है, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी लोग बहुत अच्छे से समझें इसे। देखिए सोल्यूशन इसका समझते हैं क्या है। सबसे पहले ये बोल रहे हैं MnO4-1, और रिएक्शन किसकी हो रही है,
क्रिस क्रॉस मेथड से Fe+2 का होता है फेरस, और ऑक्जिलेट का फॉर्मूला C2O4 - 2 इक्वल टू क्या रहेगा, FeC2O4- नहीं रहेगा क्योंकि कंपाउंड बना रहे, ये बन गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरस ऑक्जिलेट। अब उसके बाद ये एसिडिक मीडियम में बोल रहे हैं, किसमें, एसिडिक मीडियम में। हमें पता है, सिखाया जाता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+2 में जाता है, और उसके बाद ये बेटा जाता है +3 में, बहुत अच्छे से इनको ऑक्सीडाइज करता है, और ये जाता है CO2 में। CO2 गैस बनती है, ये सिखाया जाता है। रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत कॉमन है, सभी टीचर बताते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका है प्लस का 7 होता है, ना भी निकालो तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में X फैक्टर जो है वो इसका कितना होता है, X1 मान लो इसका होता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और N1 हमको क्या करना है, इसका मान लेते हैं N1 निकालना है। अब इसका X फैक्टर निकालना होगा, +2 यहाँ पे है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है +3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ये निकालना आता है सभी को, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है बच्चों, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लॉस। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ ध्यान से समझो, Cr2 कितने हैं, 2, मतलब कार्बन कितने हैं, 2, तो यहाँ 1 का चेंज हो रहा है। +3 से हम किस में जा रहे हैं, +4 में, +3 से किस में जा रहे हैं, +4 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन क्रोमियम कार्बन कितने हैं, 2, तो इनटू क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस यहाँ पे हो गए। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस होता है X फैक्टर, तो X2 = 1 + 2 बराबर कितना आ गया, 3, तो X फैक्टर कितना आ गया, 3। क्लियर बात हो गई। और N2 इसका दिया गया है आपको कितना, 1 मोल, N2 कितना दिया गया है, 1 मोल। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में होता है N1 X1 बराबर N2 और X2। N1 आपको निकालना है, X कितना दिया गया है, 5 इक्वल टू ये 1, और ये कितना हो जाएगा, 3। तो अब यहाँ कैलकुलेट करना है, N1 निकालना है ना आपको, N1 = 3 बाई कितना आ गया, 5, 0.6 जो है मोल, 0.6 मोल अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ दिया है, पहला आंसर सही है, समझ गए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 50। तो दिया है इसमें 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, डायटोमिक गैस आपको दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे 5 आपको बच्चों गिवन है यहाँ पे, व्हाट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनिशियल 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 लीटर टू द स्टेट व्हेन द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जा रहे हैं, एंड द वॉल्यूम कितना दिया है, 10 लीटर। द एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस एज, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कैलोरी मोल केल्विन इनवर्स, ठीक, इस तरीके से दे रखी है। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों ने सीखी होगी, जनरल प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी का एक फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, पहले तो हम उस फार्मूले की बात करते हैं। डेल्टा S प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये होता है NCV/ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस का NR, और ये आता है ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये फार्मूला होता है जनरल, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस के लिए लगता है, जो भी प्रोसेस है सबके लिए लगता है, केवल एडियाबैटिक को छोड़ के। चलिए अब उसके बाद जो है क्या करना है अपने को, क्या क्या दिया गया है, देखिए एक प्रोसेस है और इस समय आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले इनिशियली टेम्परेचर कितना गिवन है, T1 आपको दिया गया है, या T इनिशियल 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको रखना होता है 298 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर बेटा कितना दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। वॉल्यूम V1 कितना, या V इनिशियल आपको कितना दिया गया है, V इनिशियल आपको दिया गया है 1 लीटर, कितना दिया गया है,
1 लीटर और V फाइनल कितना दिया गया है 10 लीटर। ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। दूसरा, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे यानी CV की ज़रूरत होती है, ये भी आपको गिवन है। तो CV यहाँ पे गिवन है कितना 5 कैलोरी में गिवन है, तो सारा डेटा कैलोरी में रखना। चलिए मोल कितना दिया गया आपको 1, फटाफट पुट करते हैं 1 × 5 ln। T फाइनल आपको कितना दिया गया है 373 अपान कितना 298 प्लस का n 1 आ जाएगा, R की वैल्यू कैलोरी में 2 गिवन है ln, और उसके बाद क्या रहेगा V फाइनल कितना दिया है 10/1। अब देखिए क्या दिया है ऑप्शन, हम लोग मैच करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब उसके बाद इसमें क्या है मैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5, तो 3 गलत हो गया, 7 गलत हो गया, ये 5 यहाँ तक सही। आगे बढ़िए, ये वाला टर्म दोनों का क्या है सही, यहाँ वाला टर्म भी क्या है सही, यहाँ 1/10 और ये 10 है, तो सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर यू। समझ गए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रखनी थी, बस इतना सा काम था। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। A solution of glucose in water is labeled as 10% WYV if the density of solution is 1.2 gram per ml, then the molality of the solution should be। ठीक है, इसमें आपको इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और इंटीजर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, आपको दिया है 10% W/W, तो यहाँ से आपको वेट क्या मिल जाएगा, आपको वेट मिल जाएगा सोल्यूट का यानी ग्लूकोज का, और वो कितना मिल जाएगा 10 ग्राम। वेट सोल्यूशन का आपको कितना मिल जाएगा बच्चों 100 ग्राम। यहीं से आप निकाल लोगे क्या, वेट हमको सॉल्वेंट का चाहिए होता है, तो सॉल्वेंट का 100 में से कितना घटा दोगे 10, बराबर कितना आ जाएगा 90 ग्राम। मोलर मास इसका होता है कितना, मोलर मास सबको पता है कितना होता है, अभी डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो हमको निकालना है क्या मोलालिटी। अब मोलालिटी इक्वल टू फार्मूला लगा लेते हैं। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है वेट सोल्यूट का, सोल्यूट का वेट कितना होता है भाई, वेट ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट किसका सॉल्वेंट का, और इनटू यहाँ पे क्या होता है 1000। अगर ये वेट सॉल्वेंट का ग्राम में है तो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो अब सोल्यूट का वेट कितना दिया है 10 ग्राम, मोलर मास किसका होता है 180, वेट सॉल्वेंट का 90 × 1000, 1 2 0 उड़ा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये आ जाएगा 50/18 × 9, 100 हो जाएगा ये 100। 2 से काटिए तो कितना बचेगा 50/9। अब फिर 9 से काट दोगे कितना रहेगा, ये आ जाएगा 55.5। फिर इससे काट दीजिए तो 0 पॉइंट बचेगा 617 के करीब, राउंड ऑफ किया है 67 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो 0.6 ये आ गया है 0.617। डेसिमल हटाएंगे तो कितना रहेगा यहाँ पे 100, यानी 617 × 1000 10 की पावर -3, और यही अपना इंटीजर टाइप का आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो गया, ये बेटा मोलालिटी है, मोलालिटी है। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, किससे लिखते हैं स्मॉल m से। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 617। समझ गए सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, इस इक्वेशन से एनर्जी जो है हम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं किसी भी बोर ऑर्बिट में। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल n = 1 से लेवल n = 2 तक। बिल भी ये आपसे पूछ रहा है, आपको दिया गया है यहाँ पे कह रहा है नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है, और इसकी कांस्टेंट की वैल्यू दी है और c दिया है आपको। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहीं से निकाल लेते हैं n = कहाँ से, n = 1 से, n = 1 से अपन किस में जा रहे हैं 2 में, तो n1 = 1 हो जाएगा, n2 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से अगर एनर्जी आपको निकलवा दें, एनर्जी निकलवा दें, समझ गए ना सब लोग 1 से 2, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अब लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या फार्मूला लगाएंगे, तो एनर्जी E2 डेल्टा E पहले निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे डेल्टा E।
तो ये क्या होगा बेटा, E2 माइनस का E1, ठीक है, E2 माइनस E1। देखो इधर सब लोग देखिए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 1 में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी पहले निकालते हैं, डेल्टा n बराबर क्या है 1, n2 इक्वल 2 है, और यहाँ पे है E1 और ये क्या है E2, तो डेल्टा E बराबर क्या रहेगा, E2 माइनस E1, ठीक है, ये 2 है, तो यही निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लीजिए। तो E2 अब वैल्यू हम लोग जो है तो ये रखेंगे 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 18, z स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इंटू 1/n2, n2 इक्वल टू 2 की पावर 4, यानी 4 1/1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे डेल्टा ई को, आगे यूज इसका आएगा अभी, तो आ जाएगा माइनस का, ठीक है, n2 माइनस n1, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और यहाँ पे 3 बन जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 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 प्लस इंटू 3/4, ये आ गया। अब दूसरा क्या होता है, हमें निकालना है लैम्डा। तो लैम्डा बराबर होता है HC/डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी बराबर, H कितना रखना है आपको 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू कितनी रखनी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या है, डेल्टा ई हमने कितना निकाला है 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 3/4, तो 3 से 3 काट दीजिए यहीं पे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, या इधर लैम्डा इक्वल टू कितना है बच्चों, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा 6.62 इंटू 4 और इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मैं एक ही बार सिंप्लीफाई करूँ 2.178, तो 10 की पावर कितना है माइनस का 34, और ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस करोगे इसमें तो ये आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26 इक्वल टू, तो ये इसको काट लीजिए यहीं पे लगभग, तो देख रहे होंगे कितनी बार जाएगा। यहाँ पे इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हिसाब से करना है अपने को, तो ये आ जाएगा अभी देखिए 6.62 इंटू 4/, ये इसको सिंप्लीफाई कर ही लो यहीं पे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, ऊपर तो आज जाएंगे अपन। तो देखिए काटना स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से काटिए आप, किससे काटिए 2 से, 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा 1.08 और 9, ठीक है, ये 2 बचा। अब उसके बाद इसमें सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपना क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6.62 इंटू 2/1.089 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो देखिए सबसे पहले 1 के बराबर आ गया लगभग 1.1, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4, 2 और 3, ठीक है, अपान 1.084 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का 8 है अभी। अब ध्यान से समझिए, ये आ गया। अब ये वैल्यू क्या है, अगर अपन इसको बात करेंगे तो आगे इसको ले जाएंगे, तो आगे जाने पे बच्चे क्या होगा 1.08 यानी 1.1 कम से कम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13.24 इंटू 1.1। अब यहाँ पे 1 10 और ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 7। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 7 लेके आना है, कितना लाना है 10 की पावर माइनस 7 लेके आना है आपको। तो ये देखिए अब ये आ गया, तो कितना आ गया 11। अब 11 से जब इसको काटेंगे आप, 11 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना रहेगा 1 दशमलव, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 1 दशमलव, कितना बचेगा यहाँ पे 1, यानी कितना जाएगा लगभग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। नियरेस्ट इंटीजर बोला है, कितना बोला है नियरेस्ट इंटीजर, बहुत ध्यान से समझिए, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर नियरेस्ट इंटीजर में हम इसको 1 लेंगे, कितना लेंगे 1 आंसर आपका रहेगा।
बाकी आपका नहीं रहेगा। नियरेस्ट इंटीजर में लेना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या दिया है 53 क्वेश्चन नंबर में, सभी लोग सामने देखें। सोल्यूशन इज 0.1 मोलर वेरियम नाइट्रेट एंड 0.1 मोलर स्ट्रॉन्सियम नाइट्रेट का सोल्यूशन दिया गया है। इफ सॉलिड, अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली में ये कंपाउंड जो है Na2CrO4 दिया गया है। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको करवाएंगे, क्या करना है ये दिया गया है, ठीक है। इज एडेड टू द सोल्यूशन, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कह रहे Cr स्ट्रॉन्सियम क्रोमेट बिगिंस टू प्रेसिपिटेट एट, कह रहे किस समय ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट एट x इंटू 10⁻⁻6 मोलर। तो वेरियम की आपको कंसंट्रेशन निकाल, ये वेरियम प्लस आयन की कंसंट्रेशन का इतना दिया है, तो वैल्यू आपको x पूछा कि x यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, आपको KSP यहाँ पे गिवन है, सोल्यूशन देखें सब लोग। तो इसके लिए हम लोग KSP पहले लिख लेते हैं। KSP इक्वल टू वेरियम की कंसंट्रेशन निकालनी है +2 आयन की, और उसमें जो x है यहाँ पे आएगा कैपिटल N, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे KSP, इसका अगर लगाएंगे हम लोग BaCrO4 का, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन Ba+2 की इंटू क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन ये रहेगा, ठीक है। तो अब KSP आपको दिया गया है 6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना, 6 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल टू Ba+2, और Ba+2 की कंसंट्रेशन निकालनी है यहाँ पे क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन ये है, ये आ गया इक्वेशन 1। इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब उसके बाद क्या है, सभी लोग सामने देखें इधर। तो अब इस वाले का KSP अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे इसको इधर से, तो सबसे पहले यहाँ क्या रहेगा, KSP किसका लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्सियम क्रोमेट इक्वल टू स्ट्रॉन्सियम +2 की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या रहेगा क्रोमेट -2। तो इसका KSP बच्चों अपने को दिया 7 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू, अब स्ट्रॉन्सियम की कंसंट्रेशन हमको लाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रोमेट की कंसंट्रेशन के लिए ये वाला रिलेशन दिया गया है, तो इससे हम क्रोमेट की कंसंट्रेशन, क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब एक बात समझना सभी लोग बहुत ध्यान से, ये जो स्ट्रॉन्सियम है मैं इधर साइड में कर रहा हूँ इसको, तो स्ट्रॉन्सियम जो है, स्ट्रॉन्सियम क्रोमेट, स्ट्रॉन्सियम क्रोमेट को जब आप डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Sr+2 और क्रोमेट आयन। तो इसकी कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे भी कितनी थी, 0.1 मोलर, ये भी क्या थे 0, और यहाँ पे जो है जब ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा T इक्वल टू, जब ये ख़त्म हो जाएगा 0 और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर मिल जाएगी। तो ये वाली कंसंट्रेशन हम यहाँ यूज कर लेंगे 0.1 मोलर, 0.1 मोलर आपको जो है 0.1 मोलर यहाँ से मिल जाएगा बच्चों कंसंट्रेशन इसकी, इनटू क्या करना है Cr क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन के लिए क्या करना है, ये डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 की पावर -5 हो गया, कितना हो गया 10 की पावर -5 CrO4 -2। अब ये क्या करेंगे, इसे अपन पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, तो इसकी कंसंट्रेशन पुट करते हैं 6 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल टू Ba+2 की कंसंट्रेशन यहाँ से आपको निकालनी है, और ये आ गया 7 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ पे Ba+2 की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे और इसको डायरेक्ट आप यहाँ काट सकते हो, 6 इंटू 10 की पावर -9 अपान 7 इंटू 10 की पावर -5। इसको जब बच्चों यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 अपान 7 इंटू 10 की पावर -4। ध्यान से समझिए, इसमें आपको डेटा जब फाइनल आंसर इंटीजर वाले में निकालना है तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान देनी है कि क्या
10 की पावर में जो है वो क्या किस तरीके से लिखा गया। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, x की वैल्यू निकालनी है, 10 की पावर -6, यहाँ पे कितना 4। सिंप्लीफाई करते हैं सिंपली इसको, तो सिंप्लीफाई करोगे 7 से काटिए 1 और 7 से काटेंगे 1 तो 0 लगाना पड़ेगा, 6 कम है तो ये कितना जाएगा 8 और ये 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 8 5। ठीक है, हमें 6 बनाने के लिए अब डेसिमल हटाओगे तो कितना आ गया 0.85 इंटू 10 की पावर -6। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या जाएगा 100 यहाँ जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, अभी ये 4 ही है, अब आएगा तो ये आ गया 85 इंटू 10 की पावर -6। तो फाइनली आंसर आपका क्या रहेगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए x इक्वल टू 85 आपका आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 85 आपका आंसर। अब आगे डिजिट मान लीजिए जाती भी है तो उससे आपको ध्यान नहीं देना, 85 आपको आंसर टिक करना है, इसका सिंपल यहाँ पे मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन +3 आर, ये दिए गए हैं आपको। द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स इज, दोनों का क्या करना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो है डिफरेंस निकालना है। तो दोनों +3 में है, दोनों +3 में है, तो सिंपली देखिए, तो सबसे पहले क्या है, +3 कॉम्प्लेक्स हैं, चलिए एक में क्या है बच्चों, पहला इसकी पहले बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले Fe+3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 6 होता है और 4s 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से 1 निकलेगा, तो 3d 5। अब चूंकि Cn क्या है, Cn है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5 थे, 5 थे। अब पेयरिंग करवाएंगे, क्या करवाएंगे पेयरिंग। अब पेयरिंग करवाओगे तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। तो पेयरिंग करने के बाद सिचुएशन क्या बनेगी देख लो, 1 2 2 और यहाँ 1, n बराबर कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद क्या रहेगा, अगले वाले में क्या है, इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, इसमें पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग नहीं है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो जरा, Fe+3, यहाँ भी है तो n 3d कितना हो जाएगा 3d 5, 3d 5 यानी n बराबर कितना आ गया 5 और n इक्वल टू 5 आ गया। तो म्यू निकाल लेते हैं पहले। अब n बराबर 5 तो इसका म्यू कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालना है दोनों का, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो इसका आ जाएगा अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n+2, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाएंगे, μ1 हो गया और ये μ2 हो गया, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस का 2 तो आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों 35। अब यहाँ पे क्या करना है, और इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 5.92, कितना आ जाएगा 5.92, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको 5.92। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस बराबर क्या रहेगा, तो 5 माइनस का 5, डिफरेंस देखिए 5.92 माइनस का डेल्टा म्यू निकालना है, ठीक है, डेल्टा म्यू निकालना है। तो ये जाएगा कितना 1.73 इक्वल टू कितना जाएगा 1.73, तो करेंगे 4.19 के करीब आंसर आएगा। और इसका हमें क्या लेना नियरेस्ट इंटीजर, तो ये आंसर आ जाएगा 4, क्या रहेगा 4 आंसर आ जाएगा। बात समझ गए सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या दिया गया है, दिख रहा होगा 0.5 सैंपल कंटेन MnO2, ये क्या लिखा है MnO2 है बच्चों, MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl, ट्रीटेड विद HCl, द लिबरेटेड Cl2 is passed into Ki solution where iodine is also liberated. Now liberated I2 require 30 ml M/10 hypo, इसको बोलते हैं हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो for the complete reaction the percentage purity of MnO2 in the sample is, आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया टाइट्रेशन का क्वेश्चन एक तरीके से है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए पहले तो रिएक्शन का मामला समझ लेते हैं, इसमें रिएक्शन कैसे कैसे आपको लिखनी है। तो रिएक्शन सभी लोग देखें एक बार, तो देखिए सबसे पहले MnO2 जब Cl2 से बेटा रिएक्शियल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है यहाँ पे, ये Mn+
2 में जाता है और Cl माइनस यानी Mn का रिडक्शन और यहाँ पे Cl2 बनता है। क्या बनता है? Cl2। अब फिर इन्होंने क्या बोला है कि जो Cl2 है फिर से रिएक्शन किससे कर रहा है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। अब Cl2 जो है फिर से रिएक्शन किससे कर रहा है? KCl से, Ki से। अब Ki से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है? Cl माइनस और प्लस का यहाँ पे बनता है बेटा I2। क्या बनता है? Cl माइनस यानी I का होगा ऑक्सीडेशन तो Cl का क्या होगा? रिडक्शन। अब ये कह रहे हैं जो ये I2 है वो रिएक्शन किससे कर रहा है? हाइपो से। ये इसका फॉर्मेट है। अब यहाँ क्या बनता है? सोडियम आयोडाइड बनता है तो I माइनस हम लिख देते हैं यहाँ पे और प्लस का बनता है Na2S4O6। बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये, लगभग सिखाई जाती है ईडियोमेट्री और आइडोमेट्री में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। तो अब कहानी समझते हैं, इसकी कहानी क्या है सब लोग सामने देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले इसका कितना दिया है? इसका सैंपल दिया है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम सैंपल यानी इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी है। अब हमको क्या चाहिए? अगर इसका हमें वेट मिल जाए, इसका क्या मिल जाए? वेट मिल जाए तो परसेंटेज प्योरिटी का, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है देखिए, परसेंटेज प्योरिटी का बच्चों फॉर्मूला जो है परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू होता है और सिंपली हम किसकी निकालने वाले हैं? MnO2 की। तो इक्वल टू क्या लिखोगे? वेट निकाल लो MnO2 का। यहाँ पे वेट किसका लिखोगे? सैंपल का, और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। तो सैंपल का तो आपको वेट दिया गया है, सैंपल का कितना दिया? 0.5। तो कुल मिला के हमें इसका वेट निकालना है। क्या निकालना है? MnO2 का वेट निकालना। अब ध्यान से समझिए, देखिए उलझना नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट की कहानी पहले समझ लीजिए क्या है। देखो सभी लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या है रिएक्शन में प्रोग्रेस? इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, मतलब सबके बराबर होंगे। यहाँ पे कनेक्टिविटी देखेंगे, यही वाला यहाँ पे आ जाएगा। इससे आप इसको रिलेट कर लोगे, इससे आप इसको रिलेट कर लोगे और इससे इसको रिलेट कर लोगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, क्या? इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 बराबर क्या रहेगा? इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेटा किसके? इक्विवेलेंट किसके? फिर I2 के, और बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट किसके? इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के। किसके? हाइपो का मतलब समझ गए ना? Na2S2O3, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब ये सब बराबर है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है यहाँ एक तरीके से सीक्वेंशियल रिएक्शन बन रही है। क्या बन रही है? सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो ठीक, तो यहाँ से सीक्वेंशियल का फॉर्मेट है, यानी सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सभी रिएक्शन में जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की संख्या बराबर होगी। ये नियम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग। ये हमने क्या लगाया है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। अब सीधी सी बात है, हमको क्या करना है? निकालना क्या है? निकालना हमें देखिए क्या है, हमें इसका वेट निकालना है। इसका क्या करना है? वेट निकालना है। और इसका डेटा आपको दिया गया है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इन दोनों को रिलेट कर ले। ठीक है, कई बार टीचर क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट्स ये निकालते, नहीं करना है, बिल्कुल आपको डायरेक्ट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका डेटा क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है इसका 30 ml और m/10 मोलर। ठीक है, m/10 मोलर ये दिया गया है। अब इसका क्या करना है? एक तो आपको एक्स फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो एक्स फैक्टर के लिए देखिए सभी लोग, तो एक्स फैक्टर के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +4 और ये अपन किस में जा रहे हैं? +2 में। तो Mn +4 से +2 में जा रहे हैं, तो इसका एक्स फैक्टर यहाँ पे ध्यान से समझिए 1 लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 2। 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, तो 2 एक्स फैक्टर हो जाएगा। और इसका एक्स फैक्टर समझिए यहाँ पे सभी लोग थोड़ा सा बारीकी से, यहाँ पे एक्स फैक्टर इसका 1 होता है। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन आता है 2.5। ठीक है, एक सल्फर का 0.5 का चेंज है तो 2 का चेंज कितना रहेगा? 1 हो जाएगा। तो इसका एक्स फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका एक्स फैक्टर हो जाएगा 1। इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एक्स फैक्टर हो जाएगा 1। इसको 2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1। अब तो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या लगाएंगे? इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे N1X1 बराबर इसकी मोलारिटी M2V2 और X2। अब उसके बाद क्या रहेगा? इसका तो हमें वेट चाहिए,
मोलर मास निकाल लीजिए इसका। Mn का होता है 55 प्लस का 32, ऑक्सीजन 2 है 32, तो कितना रहेगा 87 आ गया मोलर मास। कितना लिखना है 87 और इंटू एक्स फैक्टर कितना है बच्चों इसका, एक्स फैक्टर भी हमने निकाला ना 2 इक्वल टू मोलारिटी कितनी दी है, मोलारिटी दी है यहाँ पे 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 30। यहाँ पे जब nx1 इससे बराबर करते हैं तो इसको रखते हैं लीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटू x। ठीक है, तो वेट यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट करिए कुछ डेटा, तो एक ये कटेगा और ये कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा फाइनली वेट इक्वल टू आ जाएगा किसका, MnO2 के वेट की बात की जा रही है, इक्वल टू आ जाएगा 3 × 87/2 इंटू, और इधर देखो कितना बच रहा है 10 और ये 100, तो कितना रहेगा 1000, कितना जाएगा 1000। ये वेट आ गया, ग्राम में वेट आ गया। अब इसको ऐसे ही रख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले इसका वेट कितना रखना है आपको, इसका वेट रखना है 3 × 87/2 इंटू 1000, और वेट सैंपल का कितना था 0.5 इंटू कितना 100। ये वाला डेसिमल हटाओगे, 1 0 नीचे कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो 1 0 ये 1 0 ये 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या है ऊपर अपने पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इसको सबसे पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, 8 24 और 2 कितना आ जाएगा 26 अपान कितना है 5 × 2 10। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना रहेगा 26.1। अब हमसे पूछा क्या गया है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर पूछा गया, किसमें, नियरेस्ट इंटीजर में। तो फाइनली आंसर अपना क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा 26%। कितना आ जाएगा 26% जो है वो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, समझ गए। ठीक है, सिंपली एक बार फिर से समझ लीजिए, अपन को रिएक्शन यहाँ पे लिखनी थी और उसके बाद कनेक्टिविटी चेक करनी थी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाना था। डायरेक्ट आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे MnO4 के MnO2 का इक्विवेलेंट जो है हाइपो के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। एक्स फैक्टर निकालना है, एक्स फैक्टर निकालने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स फैक्टर निकालने में गलती कर दी तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। एक्स फैक्टर की कैलकुलेशन बहुत मेजर पार्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा, इन एक आयोडोमेट्रिक एस्टिमेशन फॉलोइंग रिएक्शन अकर। रिएक्शन आपको दी गई है, कॉपर +2 आयन आई से रिएक्शन कर रहा है, I- से Q+ आयोडाइड बना रहा है और I2 बन रहा है। फिर उसके बाद जो I2 बना है, I2 जो बना है फिर से उसकी हम किसके हाइपो के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ये बन रहा है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये भी है बच्चों, ठीक है। ये आयोडोमेट्री का है, तो इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का विद द हेल्प ऑफ I2, इसको बोलते हैं आयोडोमेट्री। इसमें पहले I2 बनाते हैं और उसके बाद फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइपो या किसी और कंपाउंड से। चलो देखते हैं, समझते हैं पहले कहानी क्या है इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या अपना है एस्टिमेशन में और निकालना क्या है। तो 0.24 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट वाज एडेड इन एक्सेस ऑफ Ki, ठीक है, एक्सेस ऑफ Ki है, Ki से आया हुआ है सोल्यूशन, एंड द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड 240 ml ऑफ हाइपो, देन द मोलारिटी ऑफ हाइपो सोल्यूशन विल बी, नियरेस्ट इंटीजर पे जाना है, हाइपो सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। फिर से इसी में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, देखिए मेन चीज़ें लिखता हूँ, सोल्यूशन आप सब समझें अच्छे से। तो यहाँ पे कॉपर मोलर कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कॉपर किस में जा रहा है, यहाँ पे Cu+1 में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब बच्चों इसका निकालोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे कॉपर का, देख लीजिए 2x - 2 = 0, तो x = +1 आएगा, ठीक है, कॉपर +1 में है। और I2 यहाँ पे इस तरीके से ये I2 है। तो इसका सबसे पहले तो चेंज कितना है 1, एक्स फैक्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं लिख लेता हूँ, एक्स फैक्टर कितना है 1, एक्स फैक्टर कितना आ गया 1। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। अब तो दूसरी रिएक्शन में क्या दिया है, जो I2 बना है उस I2 की जो रिएक्शन है वो किससे हो रही है, हाइपो से। I2 की रिएक्शन किससे हो रही है, हाइपो से हो रही है। क्या बनता है यहाँ पे I- का प्लस का Na2
H4O6। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, तो एक्स फैक्टर जो है निकाल लिया 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1 आ गया। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम V2 इसका 240 ml दिया है, मोलारिटी आपको M2 निकालनी है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, देखो ध्यान से। तो यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट लिख लीजिए, और चाहे ये लिखिए इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो बोले तो Na2S2O3, ये है। फिर से सेम अभी जो पीछे क्वेश्चन में किया था, अब हमें क्या करना है, हमें मोलरिटी पूछी गई इसकी, तो सीधे इसको और इसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखिए सामने सभी लोग, अब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले वेट निकालिए, इसका क्या निकालिए, मोल इंटू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे N1 X1 इक्वल टू, और यहाँ पे M2 V2 और X2। जब भी N1 X1 इसके बराबर करेंगे तो वॉल्यूम को हमें किस में रखना है, लीटर में, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, इसका दिया है मोल, इसका सीधे मोल दे दिया है 0.24 इंटू एक्स फैक्टर कितना निकाला था 1 इक्वल टू मोलारिटी आपको निकालना है, वॉल्यूम 240/1000 लिखेंगे लीटर में, और एक्स फैक्टर कितना है 1। ध्यान से समझना, डेसिमल हटाएंगे तो कितना रहेगा, यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, दोनों जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, राइट हैंड साइड में 1 बचा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा है। तो अब सिंपली M2 इक्वल टू कितना रहेगा, 1 आ जाएगा। M2 कितना आ जाएगा, 1 मोलर, यानी 1 मोलर जो है अपना सही आंसर। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 1। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है ये, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, कैलकुलेशन देखने से लग रही है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन देयर रेस्पेक्टिव इंथैल्पी डेल्टा एस वैल्यूज दिया है, ठीक है। ग्रेफाइट को हम लोग CO में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद CO + ½ O2 रिएक्शन करके CO2 बन रहा है, फिर H2 + ½ O2 वाटर बना रहे हैं, ग्रेफाइट और इसकी रिएक्शन करके CH4 बना रहे हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा U0, क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा U, यानी चेंज इन एंथैल्पी एट 400 केल्विन पूछ रहा है, ठीक है। किस रिएक्शन के लिए, 4CO + 8H2 इक्वल टू 3CH4 + CO2 + का H2O, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, R की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 8 जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इस डेटा को, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। R की वैल्यू 8 रखना है, ठीक है। वैसे जूल में 8.314 होती है। चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना होता है। रीजन क्या है कि हमें 1 2 3 4 रिएक्शन दी गई, और 4 रिएक्शन की हेल्प से हमें क्या करना है बच्चों, ये वाली 5वीं रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो ये रिएक्शन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। वैसे बच्चे कई बार थोड़ा सा परेशान होते हैं कैलकुलेशन को लेकर। चलिए देखिए, टाइम तो लगेगा इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं करना क्या क्या आपको है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3H2 है, अगर मैं एक लाइन में करना चाहूँ 3H2, तो ये वाली रिएक्शन है और CH4 है। तो इसमें सबसे पहले इस वाली रिएक्शन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कहीं भी CH4 नहीं है, मीथेन नहीं है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपने CO2 देखा, इसमें CO2 है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इस वाली में नो चेंज, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसमें क्या करना है, CH4 में मल्टीप्लाई आप कर ही चुके हो, चाहे आप इस तरीके से पूरी रिएक्शन में। उसके बाद देखिए 4CO आया है, कितना आया है, 4CO आया है। अब 4CO कब आएगा, 4CO कब आएगा, आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वाटर का भी इधर देख लीजिए, वाटर में कितना 2, तो यानी इस रिएक्शन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। और उसके बाद क्या करना है,
और रिएक्शन में देखिए इस साइड में क्या CO, इधर क्या है CO2, यानी इस रिएक्शन को रिवर्स आपको नहीं करना है, एज इट इज रखना है। अब इसमें क्या है CO और इसमें भी क्या है CO, अब यहाँ 4CO, यानी इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट नहीं है पूरी रिएक्शन में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस वाली को रिवर्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें CH4 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, इसमें भी CH4 राइट हैंड साइड में। इस रिएक्शन को अब रिवर्स करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। क्वेश्चन की अप्रोच पहले समझिए। तो अब हम चेंज करते जाते हैं। इस रिएक्शन को जब आप रिवर्स करोगे, समझना ध्यान से, इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो आ जाएगा CO इक्वल टू कार्बन प्लस का 1/2 O2, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा H है वो आ जाएगा माइनस से प्लस। क्या आ जाएगा? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। सब लोग बहुत ध्यान से देखें, माइनस से प्लस आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे फिर कितना है? 4CO, कितना है? 4CO है, ठीक है। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 3 हो चुका है, तो पहली रिएक्शन में फिर 3 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस वाले में बेटा 3 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3 से क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसको लिखते हैं यहाँ पे 3/2 और इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा। बात समझ गए? इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा CO प्लस का क्या लिखेंगे? यहाँ लिखोगे CO प्लस हाफ O2, CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू क्या रहेगा? CO2 और डेल्टा H बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2829 जूल में, किलो जूल में सबकी वैल्यू है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तीसरी रिएक्शन में क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2H2 प्लस का O2 बराबर कितना आ जाएगा? 2H2O। और यहाँ पे डेल्टा H की फिर से वैल्यू आप लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा? 16 का 6 और 5 इंटू 2 कितना? 10 और 1 11, 8 और 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 और 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब इस वाले में हमने क्या किया है? 3 से मल्टीप्लाई। किससे किया है? 3 से मल्टीप्लाई। 3 कार्बन प्लस का कितना आ जाएगा? 6 हाइड्रोजन इक्वल टू क्या रहेगा? 3CH4। कितना आ जाएगा बच्चों? 3CH4। और यहाँ पे डेल्टा H जो भी है कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो 24 दशमलव कितना आ जाएगा? 12 और 1 13, ठीक है, 12 और 1 13, 7 या 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करना है? इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई बच्चों क्या करते हैं? इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, कितना रहेगा? 15 के बाद फिर यहाँ से जो है 15 आ जाएगा, उसके बाद कितना रहेगा? 3 ये आ गया, और माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है? इन सब रिएक्शन को हम जब जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद डेटा क्या आएगा? देखिए, ऐड करने के बाद जो है सबसे पहले बच्चों 3 कार्बन ये वाले और 3 कार्बन ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर बात हो गई सभी को? उसके बाद क्या कैंसिल आउट हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ेंगे CO। सबसे पहले 3 और 1 4 CO आ जाएगा प्लस का। रिएक्शन वो दिखनी भी चाहिए। 6 और 2 8 H2 आ गए। क्या आ गए? आज H2। दो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही चीज़ें हैं, ये खत्म हो चुका। उसके बाद यहाँ पे 3CH4 आ चुका है, आ जाएगा प्लस का। आगे देखिए ध्यान से सभी लोग, 2, अब उसके बाद क्या आ जाएगा? CO2 और प्लस का। इधर क्या बचा है? इधर बचा है यहाँ पे 2H2। क्या बचा है? 2H2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन इससे और ये इससे कैंसिल आउट, ये नेट रिएक्शन आ गई। तो डेल्टा H में इन सब वैल्यू को जोड़ देना। डेल्टा H नेट क्या रहेगा? इन सब वैल्यू को, तो ये तीनों नेगेटिव में जुड़ेगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पे 331 माइनस का 0.5 माइनस, और ये सारी वैल्यू जोड़ लीजिए फटाफट, इन तीनों को जोड़ लीजिए। 10 और 9 कितने? 4 और 6 10 और 9 19 हो जाएंगे। दशमलव कितना जाएगा? 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7। उसके बाद कितना रहेगा? 7 आ गया, 8 और 2 10 और 7 कितना हो गया? 17। यहाँ से देखिए तीसरे नंबर पे 5 4 9 और 1 कितना रहेगा? 10। ये वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। तो ये कितनी आ गई?
1077.9। अब इसको घटाते हैं और घटाने के बाद अपने को कितना मिलेगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 पॉइंट। अब यहाँ 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, 7 में से जाएगा 4 और यहाँ कितना रहेगा 10 में से जाएगा 7। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में। डेल्टा एच रिएक्शन आपको मिल गई। डेल्टा एच क्या मिल गई, रिएक्शन। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है बच्चों यहाँ पे डेल्टा यू। क्या पूछा गया है, डेल्टा यू पूछा गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें रिलेशन आता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन आर टी। ठीक है, गैसियस एन आर टी। तो सबसे पहले क्या है, अब इसका डेल्टा एन जी निकालोगे, क्या रहेगा इसका डेल्टा एन जी, ये होता है सम ऑफ मोलर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोलर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। वाटर की लिक्विड की स्टेट दी गई है लिक्विड फॉर्म में, ये बहुत जरूरी है मेंशन। तो अब क्या रहेगा, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 में से क्या घटाओगे 4 प्लस 8, 4 माइनस का 4 प्लस 8 तो आ जाएगा माइनस का 8। बहुत ध्यान से समझिए, माइनस आ गया 746.4 माइन इक्वल टू डेल्टा यू आपको निकालना है बच्चों। और यहाँ लिखोगे माइनस का 8 इंटू आर की वैल्यू तुम्हें 8 बोला, इंटू क्या लिखोगे 400। क्या लिखोगे 400। इसको सॉल्व करना, ये ध्यान रखना, ये है किलो जूल में, ये है किसमें किलो जूल में, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी जूल में। क्या आएगी वैल्यू, जूल में। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अब क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए डेल्टा यू माइनस का कितना होगा 80, ये आ जाएगा 64 इंटू 4 इक्वल टू डेल्टा यू माइनस का 0 0 और उसके बाद कितना रहेगा 16, 24 और 1 25, ये आ गया। ये जूल में चल रही, लेकिन इधर किलो जूल में। माइनस का 746.4 ये किस में चल रहा है, किलो जूल में। सेम यूनिट में बदलना है, क्योंकि इसमें देखिए किस में पूछा गया है, पहले वैल्यू पूछी किस में देख लीजिए। ठीक है, किलो जूल में है तो आपको वैल्यू किस में निकालनी, किलो जूल, ये रहा किलो जूल में निकालना है। तो इसको जूल में बदलिए तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कर लो इसको, चाहे यहाँ पे डेल्टा यू माइनस का 25.6 किलो जूल, 25.6 किलो जूल। अब उसके बाद माइनस का 746.4 किलो जूल। सॉल्व करिए इसे, इधर आएंगे तो डेल्टा यू बराबर कितना रहेगा। ठीक है, डेल्टा यू बराबर मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड माइनस साइन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो ये आ जाएगा माइनस का 4746.4 और माइनस का 25.6। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे लगभग ये वैल्यू आएगी 7 to 1.8, जिसको हम लोग क्या करेंगे 722 जो है सही आंसर होगा नियरेस्ट इंटीजर में। राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्रिस्टलाइन सॉल्ट Na2SO4.X H2O ऑन हीटिंग लॉस 56% ऑफ इट्स मास एंड बिकम एन एनहाइड्रस। कैसा हो रहा है, एनहाइड्रस, निर्जल हो रहा था। वैल्यू ऑफ x विल बी नियरेस्ट इंटीजर में निकालना। देखिए फिर से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया था अभी, तो वो अलग था, ये अलग है। जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जितना भी वाटर है बेटा, x वाटर के मॉलिक्यूल ये वेपर बन के निकल जाएंगे। ठीक है, ये वेपराइज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाना है, परसेंटेज कंपोजिशन किसका, वाटर का। ठीक है, किसका निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन वाटर का। इतना लॉस हो रहा है तो सबसे पहले लॉस क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। तो यहाँ निकाल लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन किसका, वाटर का। H2O इक्वल टू क्या लिखेंगे, H2O इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, वेट ऑफ वाटर। क्या लिखोगे, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर यानी 18 इंटू एक्स अपान क्या आ जाएगा, मोलर मास इस कंपाउंड का, किसका, Na2SO4.H2O, X.H2O इंटू कितना लिखेंगे 100। अब यहाँ पे अपने को कितना दिया है, ये 56, कितना दिया है 56, और ये आ जाएगा 18x इंटू 100 अपान मोलर मास इसका कितना होता है 23 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 46 प्लस का
46 इंटू सल्फेट का कितना होता है 96 और प्लस का 18x, ये आ गया। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आ जाएगा 76 इक्वल टू 18x इंटू 100 अपान, इसको देख लीजिए 12 और 10 और 4 142 प्लस का कितना रहेगा 18x, ये आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 2 से उड़ाइए, ये आ जाएगा 9 और ये कितना रहेगा 28, कितना जाएगा 28। इसको सॉल्व करिए 4 से, तो ये जाएगा 25 और ये कितना रहेगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 7। इसको देखिए, चलिए लिख लेते हैं एक राउंड में, 142 प्लस का 18x इक्वल टू ये कितना रहेगा 25 इंटू इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 225x, 225x। अब यहाँ से x आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू जब निकालोगे तो 10.04 के करीब आएगा। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आपको 10 इसका टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, According to the following figure, the magnitude of enthalpy change for the reaction A plus V equal to M plus N, ठीक है, M plus N in किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, इन किलो जूल मोल इनवर्स इक्वल टू, आपको निकालना है डेल्टा H। क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा H निकालना है आपको। अब डेल्टा H में देखिए क्या करना है आपको, कैसे ग्राफ को समझना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसको देखते ही टिक करके आए होंगे। सिंपल सी बात है, देखिए फिर से बताते हैं। ग्राफ ये एक्सोथर्मिक के लिए है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो एंथैल्पी का चेंज का ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये है इस तरीके से, तो ये वाली होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये होती है रिएक्टेंट की एनर्जी और ये किसकी होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, ये होती है ईपी, ये होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक ER, ये होती है ER, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा H रिएक्शन। और रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, EP माइनस ER, EP माइनस ER। अब हमको इस बात से लेना देना आई नहीं, इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, X के। ये वाली एनर्जी क्या है, Y, और ये वाली एनर्जी क्या बोला है, Z। तो अब Y इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 15 किलो जूल पर मोल, Y की वैल्यू यहाँ दे रखी है। यही है एंथैल्पी, डेल्टा H यही है। ठीक है, तो इसकी सीधे वैल्यू आप 15 जो है यहाँ पे टिक करेंगे, वैल्यू दे दी है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, ये आ जाएगा 15 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल प्रश्न था ये। लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 इज हीटेड इन अ फ्लास्क ऑफ 4 लीटर एट इक्विलिब्रियम, इट डिसोसिएट टू गिव 40% ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। ये आपको निकालना है। देखिए 3 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ये मोल गिवन है। क्या दिया है, ये मोल गिवन है, बात ध्यान रखना आप लोग। तो कई बार कहता है कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इसका मतलब होता है मोल दिया गया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या दिया है, PCl5 का डिसोसिएशन PCl3 प्लस Cl2 में होता है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ये, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। टाइम t इक्वल टू 0 पे 3 मोल इसके गिवन है, ये 0 है, ये 0 है। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 3 इंटू आप ऐसे भी लिखिए या फिर 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये 3 अल्फ़ा और ये क्या रहेगा 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू दी है 40%, यानी अल्फ़ा हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा 0.4। पुट कर देते हैं, डेटा निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 0.4 और इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 0.4 और ये भी कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.4, ये आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या रहेगा बच्चों, हमें निकालना क्या है, और सिंप्लीफाई कर ले 3 इंटू 0.6। अब हमें निकालना है Kc। क्या निकालना है, Kc। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू 3 इंटू 0.4 अपान वॉल्यूम कितना है V, और 3 इंटू 0.4 अपान इसका वॉल्यूम कितना है 4। वॉल्यूम रख ही देते हैं, वॉल्यूम आपको कितना दिया है 4 लीटर, तो 4 अपान से डिवाइड।
कंसंट्रेशन उसके बाद किसकी, PCl5 की, तो 3 इंटू 0.6 अपान कितना लिखेंगे, 4। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है बच्चों, 1 4 से 1 4 कटेगा, 1 3 से 1 3 कटेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बचा है 0. पहले तो 3 0.4 इंटू 0.4, ऊपर इतना बचा है, ठीक है। 1 2 3 आगे, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब नीचे क्या है, यहाँ पे 4 इंटू 0.6 इतना बचा है नीचे। 1 डेसिमल आप हटा दीजिए, 1 डेसिमल क्या करिए, कहीं से भी यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट करने पे देखिए क्या क्या जाएगा यहाँ से। सबसे पहले 1 4 से 1 4 चला गया, 3 से काटोगे कितना रहेगा, 2 आ जाएगा, और इस 2 से उड़ाएंगे तो कितना चला जाएगा, 0.2। तो ये आ गया 0.2। 0.2 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -1 मोलर या मोल पर लीटर आ जाएगा। तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा 2 इंटीजर में, ठीक है। तो ख़त्म हो गया, यहीं तक अपना था। तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपरली होपफुली आपको समझ में आया हुआ, ठीक है बच्चों। अभी 8वां जो है अपना डिस्कस हो गया, 2-3 पेपर और बचे हुए हैं। बहुत अच्छे से करते रहिए और अपने मनोबल को बहुत हाई रखिए, बहुत हाईली कॉन्फिडेंस रहिए। इस समय कॉन्फिडेंस आपका बहुत बड़ा सपोर्टर जो है साबित होगा। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए, जैसी भी तैयारी है बस अच्छे से रिवीजन करते रहो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ो। ये परवाह मत करो कि इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आने चाहिए, इस समय नहीं। बस आप अपना 100% जो दे रहे हो देते रहो, और उसके बाद बिल्कुल किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। थैंक यू। अगले पेपर में मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है। प्रॉपरली सोल्यूशन समझ लीजिए और अगले पेपर का सोल्यूशन लेके फिर आपके सामने जो है हाजिर होंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन।